नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और हाल की घटना पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद के पास एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का हादसा। ये 12 जून 2025 को हुआ था और इसने सबको हिला दिया। हमारे पास कई तरह के सोर्सेज हैं, इस पर न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एक्सीडेंट की जो शुरुआती जांच हुई है उसके कुछ डिटेल्स हैं और कुछ कानूनी कार्रवाइयों की भी जानकारी मिली है। हाँ बिल्कुल, काफी कुछ है देखने को। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों को मिलाकर समझें कि उस दिन असल में हुआ क्या था, नुकसान कितना बड़ा था, जांच कहां तक पहुंची है और हाँ, इस हादसे के बाद किस तरह की बातें, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सही है। कोशिश करते हैं एक क्लियर पिक्चर बनाने की, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हादसा हुआ कैसे, क्या कहती हैं रिपोर्ट्स? हाँ, तो तारीख थी 12 जून 2025। एयर इंडिया का विमान था बोइंग 778 ड्रीम लाइनर। फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। ओके। सब नॉर्मल था, बोर्डिंग हुई, यात्री बैठे, क्रू तैयार। लेकिन फिर गड़बड़ हुई टेक ऑफ के ठीक बाद, है ना? बहुत जल्दी। हाँ, बहुत ही जल्दी। रिपोर्ट्स के हिसाब से टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ये हादसा हो गया। 30 सेकेंड, ये तो मतलब पलक झपकने जैसा है। बिल्कुल। और विमान गिरा भी एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं, पास में ही एक रिहायशी इलाका है। हाँ, मैंने पढ़ा, बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल ब्लॉक। एग्जैक्टली उसी पर। मतलब सोचिए, टेक ऑफ और क्रैश के बीच बस आधा मिनट। ये कैसे हुआ? शुरुआती जांच में कुछ पता चला? हाँ, भारत की जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है AAIB, वो जांच कर रही है। उनकी जो शुरुआती रिपोर्ट का हिस्सा सामने आया है वो बताता है कि टेक ऑफ के फौरन बाद ही विमान के दोनों इंजनों की जो पावर होती है, थ्रस्ट, वो खत्म हो गई। दोनों इंजनों की एक साथ? हाँ, एक साथ दोनों इंजनों की। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, जांच कह रही है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं ना दोनों इंजनों के लिए, अच्छा, वो रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में चले गए। कट ऑफ मतलब फ्यूल बंद? हाँ बिल्कुल, जैसे गाड़ी का पेट्रोल बंद कर दें वैसे। इंजनों को फ्यूल मिलना बंद तो इंजन बंद। पर ये स्विच अपने आप क्यों चले गए कट ऑफ पर? ये तो मैनुअल ऑपरेट होते होंगे ना? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये स्विच कट ऑफ पर क्यों गए, इसका जवाब उस शुरुआती रिपोर्ट में नहीं है। क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी, या कॉकपिट में कुछ हुआ, कोई मानवीय भूल, या कुछ और, ये सब अभी पता नहीं है। पर इनका टेक ऑफ के ठीक बाद बिना किसी वजह के कट ऑफ पर जाना, ये बहुत ही असामान्य और खतरनाक बात है। जांच का फोकस अब इसी पर है। और ये भी जिक्र था कि विमान गिरने से पहले पेड़ों से और एक चिमनी से भी टकराया। हाँ बिल्कुल, सीधे जमीन पर नहीं गिरा। पहले पेड़, फिर एक चिमनी और उसके बाद हॉस्टल की इमारत से टकराया। उस वक्त रिपोर्ट्स कहती हैं विमान का अगला हिस्सा मतलब नोज करीब 8 डिग्री ऊपर था और पंख लेवल पर थे। तो क्या पायलट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे? लगता तो ऐसा ही है। शायद आखिरी सेकंड तक कोशिश की होगी, लेकिन इतनी कम ऊंचाई पर और बिना इंजन पावर के बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था, वो भी सिर्फ 30 सेकंड्स में। सही बात है। एक और बात जो जांच ने साफ की है वो ये कि बर्ड स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं मिला है। अच्छा, क्योंकि शुरू में ऐसी बातें चल रही थी। हाँ, अटकलें थीं। कई बार पक्षी टकराने से भी इंजन फेल होते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। तो पूरा फोकस अब उन फ्यूल कंट्रोल स्विच पर ही है। हाँ, फिलहाल तो वही मुख्य बिंदु लग रहा है। ये तो हुई हादसे की बात, लेकिन इसके नतीजे वो कितने भयानक थे, जरा उस पर बात करें। हाँ, नतीजे वो वाकई दिल दहला देने वाले थे। विमान में कितने लोग थे? विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और बचने वाले? दुखद बात यही है कि इन 242 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया। हे भगवान, सिर्फ एक? ये तो भयानक है। हाँ, ये आंकड़ा ही बताता है कि हादसा कितना भीषण था। और क्योंकि विमान रिहायशी इलाके में गिरा था, जमीन पर भी तो नुकसान हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने कहा वो बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा, तो जमीन पर भी काफी तबाही हुई। 19 लोगों की मौत जमीन पर हुई। ये वो लोग थे जो उस वक्त या तो हॉस्टल में थे या उसके आसपास। 19 और लोग? हाँ, और कई लोग घायल भी हुए। इमारतों को तो खैर जबरदस्त नुकसान पहुंचा ही। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मलबा करीब 1000 फीट लंबे और 400 फीट चौड़े एरिया में फैला था। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा एरिया है। हाँ, इससे अंदाजा लगता है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। ये वाकई बहुत दुखद है।
मतलब हादसा सिर्फ यात्रियों और क्रू तक ही सीमित नहीं रहा, जमीन पर भी लोगों की जान चली गई। ये हवाई अड्डों के पास इतनी घनी आबादी होने पर भी सवाल खड़े करता है, नहीं? बिल्कुल, ये एक पुरानी बहस है। एयरपोर्ट के आसपास कितनी बसाहट होनी चाहिए, रनवे के एंड में कितना क्लियर जोन होना चाहिए। इस हादसे ने उस बहस को फिर से हवा दे दी है। हॉस्टल ब्लॉक पर गिरना ये सवाल उठाता है कि क्या सेफ्टी जोन के नियम काफी थे या उनका पालन हो रहा था। सोचने वाली बात है। चलिए अब जांच पर वापस आते हैं। AAIB जांच कर रही है। फ्यूल कट ऑफ स्विच का मसला है, पर वो क्यों बदले ये पता नहीं। तो अब आगे क्या जांच कैसे बढ़ रही है? देखिए, AAIB की फाइनल रिपोर्ट आने में तो वक्त लगता है। वो हर चीज बारीकी से देखते हैं। मलबा, ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इन सब की जांच होगी। फिर एयर इंडिया के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, पायलटों की ट्रेनिंग कैसी थी, विमान का डिजाइन मतलब बोइंग 787 का, और खास तौर पर हनीवेल के बनाए वो फ्यूल कंट्रोल स्विच, हर पहलू को देखा जाएगा। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है ना, जांच को लेकर? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने AAIB की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई या शायद उसके बाद जो कुछ बयान आए, उन पर कड़ी आपत्ति जताई है। खासकर उन बातों पर जिनमें थोड़ी जल्दबाजी में पायलट एरर यानी पायलट की गलती का इशारा किया जा रहा था। पायलट एरर? लेकिन अभी तो कुछ साफ ही नहीं है। स्विच क्यों बदले यही पता नहीं। बिल्कुल, इसीलिए कोर्ट ने इसे गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण कहा। कोर्ट का मानना था कि भाई जब तक पूरी जांच ना हो जाए आप किसी एक नतीजे पर, खासकर पायलट की गलती पर कैसे पहुंच सकते हैं, ये सही नहीं है। सही बात है। इससे तो जांच की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ जाएगा। एग्जैक्टली, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत अहम है। देखिए, विमान हादसों की जांच बहुत संवेदनशील होती है। बिना ठोस सबूत के पायलट को दोष देना ये न सिर्फ उन पायलटों के साथ अन्याय है जो शायद अब अपनी बात कह भी नहीं सकते, बिल्कुल, बल्कि ये असली वजह को छुपाने का खतरा भी पैदा करता है। हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो, कोई डिजाइन की प्रॉब्लम हो। कोर्ट का ये कहना कि पूरी जांच का इंतजार करें, ये बहुत जरूरी है ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। तो मतलब जांच पर भी एक तरह का दबाव या कहें कि स्क्रूटनी बढ़ गई है। हाँ, कह सकते हैं। और शायद इसी वजह से अब कानूनी कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं, लोग कोर्ट जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब इतना बड़ा हादसा हो और शुरुआती शक किसी खास पुर्जे जैसे यहाँ फ्यूल स्विच पर जाए तो कानूनी कार्रवाई होती ही है। पीड़ितों के परिवारों ने अमेरिका में मुकदमे दायर किए हैं। अमेरिका में किसके खिलाफ? एयरलाइंस पर? नहीं, यहाँ पर बात थोड़ी अलग है। मुकदमे मुख्य रूप से विमान बनाने वाली कंपनी यानी बोइंग। अच्छा, बोइंग पर। अब वो फ्यूल कंट्रोल स्विच बनाने वाली कंपनी हनीवेल, इन दोनों के खिलाफ हैं। शिकागो की एक लॉ फर्म है जो कई परिवारों को रिप्रेजेंट कर रही है। ओह, तो निशाना सीधा मैन्युफैक्चरर्स पर है। किस बिना पर केस किया है? दावा यही है कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है उनका डिजाइन या फिर कॉकपिट में जहां वो लगे हैं उनकी प्लेसमेंट वो सही नहीं थी। डिजाइन में खराबी? हाँ, आरोप ये है कि डिजाइन शायद ऐसा था कि ये स्विच अनजाने में मतलब गलती से कट ऑफ पोजीशन में आ सकते थे। हो सकता है पायलट का हाथ लग गया हो टेक ऑफ की हड़बड़ी में, या कोई और चीज टकरा गई हो। ये तो बहुत सीरियस इल्जाम है। हाँ, बहुत गंभीर। अगर ये साबित हो जाता है कि स्विच का डिजाइन ही ऐसा था कि वो गलती से बंद हो सकते थे, तो ये बोइंग और हनीवेल के लिए बहुत बड़ी बात होगी। फिर तो ये सवाल उठेगा कि क्या उन्हें इस खामी का पहले से पता था? क्या बाकी 787 विमानों में भी यही रिस्क है? बिल्कुल। इन मुकदमों का नतीजा सिर्फ मुआवजे तक ही नहीं रहेगा, इसका असर पूरे एविएशन इंडस्ट्री के डिजाइन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पड़ सकता है। और ये उस सवाल से भी जुड़ता है कि स्विच क्यों बदले। अगर डिजाइन की खामी वजह थी तो ये AIB की जांच के लिए भी एक बड़ा इनपुट होगा। तो मतलब एक तरफ AIB की जांच चल रही है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, दूसरी तरफ अमेरिका में मैन्युफैक्चरर्स पर केस चल रहे हैं डिजाइन को लेकर। काफी कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या कोई और भी मांग या प्रतिक्रिया सामने आई है इन स्रोतों से? हाँ, एक और अहम मांग उठ रही है, वो है एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट या कहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निष्पक्ष जांच की। इंडिपेंडेंट जांच? जी। मौजूदा AIB जांच के अलावा? क्यों? कुछ लोगों को, शायद पीड़ितों के परिवारों को या कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को चिंता है कि मौजूदा जांच में हितों का टकराव हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। हितों का टकराव? किसका? सवाल उठाया जा रहा है DGCA की भूमिका पर। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। हाँ, जो भारत की एविएशन रेगुलेटर है। एग्जैक्टली। तो चिंता ये है कि अगर मान लीजिए हादसे में DGCA की अपनी निगरानी में
या उसके बनाए नियमों में कोई कमी सामने आती है तो क्या वो खुद अपनी कमियों को पूरी तरह उजागर होने देगी? क्या जांच उससे प्रभावित हो सकती है? अच्छा, ये एंगल है। मतलब रेगुलेटर की खुद की भूमिका पर भी सवाल हो सकता है। हाँ, ये एक वाजिब चिंता है जो अक्सर ऐसे मामलों में उठती है। इसीलिए पूरी निष्पक्षता के लिए एक अलग स्वतंत्र जांच की मांग हो रही है, शायद किसी इंटरनेशनल बॉडी या एक्सपर्ट्स की टीम से। और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया है? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इस स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। ओह, तो कोर्ट सिर्फ शुरुआती जांच पर ही नहीं बल्कि पूरी जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी नजर रख रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि मामला कितना पेचीदा है और इस पर कितनी बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर हम इन सब बातों को, इन सारे स्रोतों को एक साथ रखें, न्यूज़ रिपोर्ट्स, शुरुआती जांच, कोर्ट की टिप्पणियां, ये मुकदमे, स्वतंत्र जांच की मांग, तो एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर सामने आती है। हाँ, काफी जटिल मामला है ये। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब क्या समझे हम इस सारी जानकारी से? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल साफ है, ये एक भयानक विनाशकारी हादसा था। सेकंडों में सब खत्म हुआ और जान माल का भारी नुकसान हुआ, हवा में भी, जमीन पर भी। हाँ, वो तो है। दूसरी बात, शुरुआती जांच एक बहुत ही अजीब और खास वजह बता रही है, फ्यूल कंट्रोल स्विच का कट ऑफ हो जाना। पर ये क्यों हुआ, ये अब तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली है। सही। और यहीं से तीसरी बात निकलती है, ये मामला सिर्फ एक तकनीकी पहेली सुलझाने जैसा नहीं है। इसमें जांच की प्रक्रिया, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। इसमें बड़े कानूनी दांव-पेच हैं, दुनिया की 2 बड़ी कंपनियों के डिजाइन पर सवाल, और इसमें रेगुलेटरी निगरानी मतलब डीजीसीए की भूमिका पर भी सवाल हैं, जिसके कारण स्वतंत्र जांच की मांग उठ रही है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं रह गई है, ये सिस्टम, प्रोसेस, जिम्मेदारी, शायद डिजाइन, इन सब पर सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, हर सोर्स एक अलग परत खोल रहा है, तकनीकी, कानूनी, प्रक्रियात्मक। ये दिखाता है कि ऐसे हादसों के बाद सच तक पहुंचना कितना मुश्किल और कितना बहुस्तरीय काम होता है। हाँ, इसमें वक्त लगता है और जवाब कई बार सीधे नहीं होते। तो आज हमने कोशिश की कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे के अलग-अलग पहलुओं को समझें। हादसा कैसे हुआ, उसका असर क्या रहा, जांच की क्या स्थिति है और क्या कानूनी और प्रक्रियात्मक सवाल उठ रहे हैं। ये तो साफ है कि अभी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो इन स्रोतों से ही निकल कर आता है। जरूर। जिस तरह से सारा ध्यान इन फ्यूल कंट्रोल स्विच और मैन्युफैक्चरर्स पर गया है, ये घटना हमें पायलट और जो आजकल विमान इतने ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं, उन सिस्टम्स के बीच के रिश्ते के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है, खासकर टेक ऑफ जैसे नाजुक और तनाव भरे पलों में। आप कह रही हैं कि क्या कॉकपिट इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि गलती की गुंजाइश बढ़ गई है अनजाने में? हाँ, या ये कि क्या ऑटोमेशन और मैनुअल कंट्रोल के बीच का जो तालमेल है वो सही है? क्या कॉकपिट का डिज़ाइन वाकई पायलटों को ऐसी गलतियों से बचाता है या कभी-कभी खुद ही नई मुश्किलें पैदा कर देता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डिज़ाइन में कोई कमज़ोरी है तो उसे हादसा होने से पहले कैसे पहचाना जाए, उसे ठीक कैसे किया जाए? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर इस हादसे की रोशनी में एविएशन इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पूरी जानकारी को समझने में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।